Please subscribe my channel. मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो क्लास 12th की ज्योग्राफी में हम लोगों ने पिछले अध्याय में हम लोगों ने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। तो पिछली क्लास में जब प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि प्राथमिक व्यवसाय है क्या, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने आखेट एवं संग्रहण, कृषि एवं कृषि करना, है ना, और वनों से लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, पशुपालन, पशुचारण इत्यादि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। फिर एक क्लास में हम लोगों ने द्वितीय क्रियाओं के बारे में पढ़ा जरूर था, लेकिन विस्तृत अध्ययन हमने उसका नहीं किया था। तो आज हम उसी की क्लास लाए हैं, उसको आपको विस्तृत तरीके से समझाएंगे। तो आप लोग सारे लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं या द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको जान लीजिए कि प्राथमिक व्यवसायों से ही रिलेटेड द्वितीयक व्यवसाय होता है। कैसे? प्राथमिक व्यवसाय में हम क्या करते हैं, जैसे जो भी काम हम प्राथमिक व्यवसाय में करते हैं उसी से सीधा संबंध द्वितीयक व्यवसाय का ऐसे होता है कि द्वितीयक व्यवसाय में हम प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुओं को पुनर्निर्माण यानी बदल कर, उसका स्वरूप बदल कर उसके आकार, स्वरूप, मूल्य में वृद्धि कर देते हैं। यानी क्या होता है, जैसे देखिए द्वितीयक व्यवसाय में, जैसे हमने प्राथमिक व्यवसाय से कच्चा माल प्राप्त किया, खेती से किया, ठीक है ना। तो खेती से जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी प्राप्त किया कच्चा माल, जैसे मान लीजिए गन्ना प्राप्त किया, गन्ना लिया और उसको कारखाने में ले आए और चीनी उद्योग, जो उद्योग धंधे होते हैं कारखानों में, वहाँ पे हमने गन्ने से चीनी बना दिया। तो अब वो उसका स्वरूप बदल गया और उसको हम अब बाज़ार में ले जाकर ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। ये होता है द्वितीयक क्रियाएं, ठीक है ना। अब सीधी सी परिभाषा समझ लीजिए कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त यानी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा माल जब हम कारखानों में ले आके उसका पुनर्निर्माण करके उसको अधिक दामों में जब बेचते हैं तो वो होता है द्वितीयक व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब होता ही है कि व्यवसाय करना, यानी प्राकृतिक चीज़ों से, प्राकृतिक संसाधनों से उसका रूप बदल कर जब हम कारखानों में उसका निर्माण कर देते हैं, पुनर्निर्माण कर देते हैं, फिर बाज़ार में ऊंचे दामों में जब बेचते हैं तो उसको कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाएं। उसमें सबसे पहले आता क्या है, विनिर्माण। क्या आता है? विनिर्माण आता है। तो देखिए विनिर्माण होता क्या है। विनिर्माण का मतलब होता है निर्माण करना। निर्माण करना किसी भी चीज़ का जब हम निर्माण करते हैं, चाहे वो हाथ से बनी चीज़ें हों, चाहे वो यंत्रों से बनी चीज़ें हों, तो जब उसका हम निर्माण करके उसके रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसके रूप को परिवर्तित कर देते हैं, तो उसको विनिर्माण कहते हैं। अब विनिर्माण में हम करते क्या हैं, गतिविधियाँ क्या करते हैं। देखिए प्राकृतिक, पहली चीज़ें, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। यानी जब हम प्राकृतिक संसाधनों को, किसी भी प्राकृतिक संसाधनों को उठाते हैं तो उसके कीमत में पहले क्या होती है, कमी होती है। जब उसका स्वरूप बदल कर हम उसको बाज़ार में ले जाते हैं और उसको बेचते हैं तो उसके कीमत में पहले से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे हम लोहे से इस्पात को करते हैं, प्लास्टिक से खिलौनों को बनाते हैं, कंप्यूटर से बहुत सारे पार्टों को जोड़ते हैं, तो जो चीज़ निर्मित होती है, विनिर्माण होती है, उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो ठीक है, तो आप देखिए कि हम इसके लिए करते क्या हैं। विनिर्माण की विशेषताएं क्या होती हैं। विनिर्माण का मतलब होता है पुनर्निर्माण। आप जान गए हैं कि किसी प्राकृतिक चीज़ों से या प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा माल को जब उसका हम पुनर्निर्माण करते हैं तो वो द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यांत्रिकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यांत्रिकरण। तो यांत्रिकरण क्या होता है, किसी भी व्यवसाय या किसी भी चीज़ को, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल को
जब हम उसका निर्माण करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, तो उसके लिए हमको यंत्रीकरण यानी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मशीनों से उसका स्वरूप आकार बदलते हैं। चाहे वो मतलब चीनी उद्योग हो तो गन्ने को ले जाएंगे तो हमको उसके लिए मशीन चाहिए, तब जाके उससे हम शक्कर बना लेते हैं। ठीक है, कपास है तो कपास के लिए जब उसको मिल में ले जाते हैं सूती वस्त्र उद्योग में, तो कपास से कपड़े बन जाते हैं, सूती वस्त्र उद्योग बन जाते हैं। अब कपास को ही देख लीजिए, कपास हमें कहाँ से मिलता है? खेती करने से मिलता है। ठीक है, खेती करने के बाद जब हम कपास को ले आए, कहाँ ले आए? कारखानों में ले आए, तो वहाँ पे क्या रहती हैं? मशीनें रहती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ रहती हैं। फिर उसका हम क्या करते हैं? उसका स्वरूप बदलते हैं, यानी मशीनों में उसको डालते हैं जब, तो वो क्या बन के तैयार होता है? सूती वस्त्र उद्योग। तो उसी को कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग। फिर उसको हम बाजार में बेचते हैं, तो वो कपास से उसकी जो कीमत होती है अत्यधिक होती है। ठीक है, तो ये होता है यंत्रीकरण। पहला हो गया यांत्रिकरण। दूसरा होता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या मतलब होता है? तकनीक से। तकनीक क्या होती है? तकनीक ये लोगों की तकनीक होती है। जितने लोग दिमाग मतलब उनका जितना तकनीक उपयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी जितनी नई होगी कि उस यंत्र में क्या क्या नया हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या जोड़ सकते हैं, वो तकनीक के अंतर्गत आता है कि कितने अच्छे से उस चीज़ का हम पुनर्निर्माण कर सकें। ये हो गया। भौगोलिक वितरण क्या होता है? भौगोलिक वितरण होता है उद्योग या विनिर्माण के वितरित क्षेत्र। ये क्षेत्र आखिर हैं कहाँ कहाँ, कितने प्रतिशत भूभाग पर ये क्षेत्र हैं। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये कब कैसे होते हैं, ये हम पढ़ेंगे उद्योगों के स्थानीयकरण में। ठीक है ना, तो वितरण क्या होता है? उनके फैले हुए क्षेत्र का वितरण। ठीक है, ये जो विनिर्माण कारखाने हैं वो कहाँ पे फैले हुए हैं? ठीक है, तो वो कहाँ पे फैले होंगे आप देख लीजिए। भौगोलिक वितरण यानी पहले तो देश में, किस देश में कहाँ पे वो क्षेत्र वितरित होंगे। ठीक है ना, कैसे? अगर कोई मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, जैसे यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है, वहाँ के जो देश हैं उनके पास पूंजी अधिक है ना, पूंजी अधिक है। सामान को विनिर्माण सामान को, पुनर्निर्मित सामान को खरीदने की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता अधिक है। अधिक कहने का मतलब अगर पैसा होगा तो वो सामान खरीद सकते हैं, तो वो कारखाने वहीं पे स्थापित होंगे जहाँ पे वो लोग, ऐसे लोग, पूंजीपति लोग होंगे, उनकी सुविधा होगी। और भौगोलिक वितरण जैसे वहाँ पे वो सारी सुविधा होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, शक्ति के साधन होने चाहिए। ठीक है, स्वच्छ जल होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, पर्याप्त जगह होनी चाहिए। मतलब ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे विनिर्माण कारखानों को लगाने के लिए हमें पर्याप्त मतलब सारी सुविधाएं, सारी भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हों, वहाँ पे हम विनिर्माण कारखाने लगा सकते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ है इसकी विशेषता, बाजार की अभिगम्यता। बाजार की अभिगम्यता से मतलब है, यानी अभिगम्यता का मतलब होता है सुलभता। यानी जब हम किसी चीज़ को, किसी भी प्राकृतिक संसाधन या कच्चे माल का जब स्वरूप परिवर्तित करेंगे यानी विनिर्माण करेंगे, तो उसको हमको बेचने के लिए हमको बाजार की आवश्यकता होगी। बाजार यानी, और ऐसे बाजार नहीं, पूंजी वाले बाजार। वो उद्योगों पर डिपेंड करता है कि हमारा उद्योग किस आकार का है, यानी बृहद उद्योग है या कुटीर उद्योग है, तो उस हिसाब से उसके लिए बाजार होना चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, बाजार बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम जहाँ से सामान ले जाएं, भारी उद्योग सामान ले जाएं, तो उसके लिए हमको आसानी हो। ठीक है, तो बाजार की सुलभता होनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ है कच्चे माल की प्राप्ति। यानी विनिर्माण उद्योग के लिए हमें कच्चे माल की प्राप्ति जो है वो आसानी से होनी चाहिए, यानी इतनी दूर भी ना हो या बहुत बाहर से ना मंगाना पड़े कि हमें सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करना है तो हमारे पास कपास ही नहीं है ना, या कपास मिल ही नहीं पाएगा हमको, तो हम कैसे विनिर्माण उद्योग करेंगे, कैसे कारखाना स्थापित करेंगे। यानी कारखाना स्थापित करने के लिए हमें कच्चा माल भी तो मिलना चाहिए। सूती वस्त्र के लिए हमको कपास मिलना चाहिए आसानी से। ठीक है, तो कोई भी वस्तु मतलब कोई भी उद्योग, चाहे फर्नीचर उद्योग हो, चाहे उसके लिए हमको लकड़ी चाहिए तो भी आसानी से हमको मिलना चाहिए कच्चा माल। कृषि करना हो, यानी कृषि से कोई भी चीज़ बनानी हो, खेती से या कपास हो गई या कपास से सूती वस्त्र हो गया, ठीक है, पशुओं से हो गया, तो हर चीज़ के लिए हमें कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ पे आसानी से मिलना चाहिए,
ताकि हम कारखानों में आसानी से उसको ले जा सकें। ठीक है, अगली चीज़ है श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति यानी कोई भी विनिर्माण कार्य करने के लिए हमको श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बिना श्रमिकों के तो हम कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। मशीनें भी चलाना हुआ, अगर हमारे पास यंत्र भी है तो कुशल श्रमिक या अर्धकुशल श्रमिक, कैसे भी श्रमिक हो, वो श्रमिकों की आपूर्ति होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक होने चाहिए। ठीक है, तभी हम स्थापित कर पाएंगे। अगर हमारे पास लेबर या मजदूर नहीं हुए तो हम कारखाना कैसे स्थापित करेंगे। यानी कारखाना स्थापित करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट, चाहे यंत्रीकरण हो, प्रौद्योगिकी हो, भौगोलिक वितरण हो, बाजार हो, या कच्चा माल हो, या श्रम हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास सरलता से उपलब्ध होनी चाहिए। अब देखिए शक्ति के साधनों की अभिगम्यता, जैसे कोई भारी उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, कोई भी उद्योग हो गया, उसके लिए शक्ति के साधन यानी ऊर्जा की व्यवस्था हमको चाहिए। यानी ऊर्जा के स्रोत यानी शक्ति के साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो शक्ति के साधन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि कच्चे माल को, पहली बात, कच्चे माल को कारखाने तक आसानी से पहुंचाने के लिए, ठीक है, फिर बनने के बाद, सामान कारखाने में बनने के बाद यानी पुनर्निर्मित होने के बाद उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए भी हमको परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। यानी अगर परिवहन की सुविधा नहीं है तो हमारा उद्योग जो है स्थापित नहीं हो पाएगा। अब वो चाहे सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, और अगर हमको विदेशों में करना है तो उसके हिसाब से वायु मार्ग, और सड़क मार्ग से तो संभव नहीं है विदेशों में ज़्यादातर, इसलिए सड़क मार्ग नहीं, रेल मार्ग और वायु मार्ग और जल मार्ग, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। ठीक है ना। तो अगर हम अपना व्यापार विदेशों तक फैला रहे हैं यानी बाहर के देशों में भी निर्यात कर रहे हैं तो परिवहन के साधन होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है सरकारी नीति। सरकारी नीति एक चीज़ होती है कि जब सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद सरकार ये जान जाती है कि हमारे यहाँ हर चीज़ उपलब्ध है, यानी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं उद्योग स्थापित करने के लिए, तो वो योजना बनाती है एक योजना के तहत कि हाँ यहाँ पे आवश्यकता है, यहाँ पे कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार और प्लस हमारे देश के लिए, मतलब हमारे देश के लिए विकास मतलब हो सके, हमारे देश का विकास हो सके और लोगों के पास पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध हो सकें। इसलिए सरकारी नीति के तहत ये आता है कि सरकार भी योजना बनाती है, ये सारी सुविधाएं देखती है कि ये हमारे पास उपलब्ध है, तो ऐसी जगह पे वो क्या करती है, कारखाना स्थापित करती है। आज हमने पढ़ा है विनिर्माण क्या होता है यानी द्वितीयक क्रियाएं। कल अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, किस तरह से बांटा गया है उद्योगों को। तो आज की क्लास में आप ये पूरा पढ़िएगा, इसको नोट करिएगा कि द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं, उनके अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो क्या करें, उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है ना, अपने ग्रुप पर शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। और हाँ, क्लास 12 के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अगर इस वीडियो को नहीं देख पाते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन सेंटर में जाके देख सकते हैं सर्च करके। थैंक यू।